है कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें कोई स्किल नहीं सिखाई। आज हम जब आय की बात करते हैं तो निश्चित ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये सब फैक्चुअल डेटा है, एक भी गलत नहीं है, सब फैक्ट्स हैं। 98,000 रुपीज है हमारी पर कैपिटा इनकम, ये आप जान लीजिएगा। अब जो मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे यहां स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरह से ढक्कन बंद किया हुआ है। आप कहते हैं कि हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गए, पॉलिसी ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वो पॉलिसी किस दिन आएगी जिस दिन भारत के अंदर पढ़ने वाला हर बच्चा उस महंगी स्कूल में पढ़ने का ख्वाब साकार होता हुआ देख सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, एक देश है क्यूबा, क्यूबन क्राइसिस कई बार हमने चर्चा किया है आपसे। वहां पर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहां पर एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन लेनी है तो सरकारी स्कूल में मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन अगर आपको चिकित्सा लेनी है तो भी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। ऐसी स्थिति में हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या करें साहब? जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग 1% 40% धन लेकर बैठे हैं, और उन्हीं लोगों के पास जो पैसा है वो अपने बच्चों को इतनी महंगी महंगी फीस पर पढ़ा पाते हैं। साथियों जानकर आश्चर्य होगा, मेरी बच्चियां, अभी मैं इस फैक्ट को आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये जान लें कि ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रति बच्चे के ऊपर खर्चा 1.5 लाख रुपया होना, इससे भी ज्यादा फीस पे की गई है। ये कुछ नंबर नहीं है, इतना महंगा महंगा स्कूल पैसे ले रही हैं। मजबूरी है उन परिवारजनों की, क्योंकि उन्हें ऑल्टरनेट में कोई अच्छी स्कूलें नहीं मिल रही हैं। सरकार के द्वारा अगर एक आध जगह प्रयास किए जा रहे हैं तो वहां राजनीति गंभीर विषय बन चुकी है। दिल्ली ने अपने स्कूल्स को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वहां की राजनीति इस समय इतना चर्चा का विषय बन गई है कि वहां पर राजनीति का ही स्थान अपना बड़ा स्थान हो गया है। क्यों नहीं केंद्र सरकार अपने स्तर पर एक ऐसी पॉलिसी लाए और यह कहे कि हमारे देश में जितनी भी स्कूल्स हैं उनकी फीस का क्राइटेरिया केवल इतना ही होगा। जहां स्किल्स देने की बात होती है, आज जहां पर रेगुलर एजुकेशन दी जा रही है, वहां लोगों को एक्सेल शीट पर काम करना नहीं आता, कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। दुर्भाग्य यह है कि 15 से 29 साल के 75% यूथ को तो ईमेल पर कोई भी अटैचमेंट करना नहीं आता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आईएलओ की रिपोर्ट ने यह बात बोली है। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन सिस्टम में वो फ्लॉ है जिसके चलते केवल और केवल हमें सरकारी नौकरियां दिखाई देती हैं। सान्याल साहब, बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन आप एक ऐसे पद पर हैं कि आप सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि हमें कहां से ग्रास रूट लेवल पर कहां से करेक्शन करना होगा। और ऐसे समय पर जब स्कूल्स की फीस बढ़ती हो तो हम जैसे जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से बच्चे जो पढ़ने का ख्वाब लेकर घूम रहे हैं, निम्न वर्गीय परिवारों से जो बच्चे आकर पढ़कर के जीवन को सुधारने का अवसर देख रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन बनकर आती है। और हम पता है संतुष्ट किस बात से होते हैं, अरे कोई बात नहीं, नौकरी नहीं निकली तो क्या होगा, कोई और चीज मिल जाएगी, अरे और कुछ नहीं तो पेन और कलम पकड़ करके कम से कम टीचर ही बन जाएंगे, थोड़ा बहुत और लोगों को पढ़ाकर पैसे कमा लेंगे। रोजगार के ऑप्शन के रूप में लोग कोचिंग को अपना रोजगार बना रहे हैं। दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या होगा साथियों। कोचिंग को मैं पर्सनली एडमायर नहीं करता हूं, लेकिन एक ऐसा पैरेलल इकोसिस्टम भारत की इकोनॉमी में क्रिएट हो चुका है जिसको आप ऐसे समझिए कि जब मकान बनता है और लेंटर डलता है तो उसके नीचे सेटरिंग्स लगाई जाती हैं, बल्लियां लगाई जाती हैं। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिखाई देते हैं, आईएएस पीसीएस दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आप कोचिंग्स के पिलर्स हटा दें तो उनमें से सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना लाचार हो चुका है। तो बुनियादी रूप से यह बोलना, यह कहना कि यूपीएससी को क्यों करा जाए क्योंकि इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, सान्याल साहब निश्चित ही हम सब भी ये मानते हैं कि इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, और कोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन करें क्या सर, मजबूर हैं, कोई और अल्टरनेट दिखाई नहीं देता। वो डर है, उस डर से बचने की कुछ ही साल हैं जो हमको उम्मीदों से जिताए जाते हैं। आज जो युवा हमें सुन रहा होता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी या एसएससी या रेलवे की एग्जाम तैयारी कर रहा होता है, सान्याल साहब उसके जीवन में उसके वही 15 से लेकर के 29 साल के एज का जो समय है ना, वही उसका सबसे गोल्डन टाइम होता है। वो वही गोल्डन टाइम होता है जिसे देख करके वो खुश हो रहा होता है कि मैं कुछ तो बनूंगा, मैं कुछ तो बनूंगा। आप कह रहे हैं कि इस समय को वो एलन मस्क बनने में बिताए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, एलन मस्क बनेगा, लेकिन बता दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा कौन से कॉलेज में और कौन से स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन दी जा रही है। आप चलिए यही बता दीजिए कि कितने आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 100 दिन भी उन्होंने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग किया होगा। सर डार्क रियलिटी बहुत बड़ी है, ये बोलना बहुत आसान है सर, और हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हम चाहते हैं एलन मस्क बनना, लिटरली चाहते हैं विदेश घूमना। हम चाहते हैं कि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाया जाए। हर बच्चा चाहता है, हर बच्चे के मन में यही ख्वाब है कि वो जो उसके सामने से निकलकर लैम्बोर्गिनी गई है ना, काश उसके पास भी वैसी गाड़ी होती। लेकिन मजबूरी में वो अपनी 24 इंची साइकिल को देखता है और देखकर यही कहता है कि मेरा नसीब ही यह है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ। कई बार वो ये भी कोसता है सर कि मेरी ये स्थितियों के पीछे कौन जिम्मेदार है, और वो उन जिम्मेदारों को सोच करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बीतता है कि जिम्मेदार सिस्टम है, जिम्मेदार अंग्रेज हैं, जिम्मेदार सरकारें हैं, जिम्मेदार वो खुद है, उसका परिवार है, वो कहां किसको जिम्मेदार ठहराए। और जिम्मेदारी की कुंठा में उसको एक ही पॉजिटिविटी दिखती है कि ये समय है, क्या पता मेरा भी लॉटरी में नंबर आ जाए।
हम सब चाहते हैं सर कलाम बनना, हम सब चाहते हैं सर डॉक्टर्स बनना, हम सब चाहते हैं, हम सबको ये टाटा, रतन टाटा, अंबानी सबको पसंद आता है सर। कलाम साहब की कहानियां हमको आज भी बहुत मोटिवेट करती हैं। सोमनाथ जी जब इसरो में कुछ करते हैं मजा आ जाता है। क्या करें सर, सोमनाथ जी जैसा बनने के लिए भी, उनकी जैसी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी एक अच्छी स्कूल का, एक अच्छे कॉलेज का मिलना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट में रुचि टीचर दिलाता है, उसे वो टीचर ही नहीं मिलते सर। वो जो टीचर मिलते हैं ना, वो लाखों रुपए फीस लेते हैं। साथियों, ये लाखों रुपए की फीस को ऑनलाइन एजुकेशन ने फिर भी कंट्रोल किया हुआ है। ऑनलाइन इस पूरे की पूरे ये समझिए कि कालखंड में फिर भी एक वरदान बन के निकल कर आया है। मैं ये अपने आप से मानता हूं। आज मैं ही नहीं, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो बहुत नॉमिनल कीमत पर एजुकेशन को डोर तक लेके गई हैं। ये ऑनलाइन की एक उपलब्धि समझ लीजिए, लेकिन एजुकेशन बहुत महंगी है साहब। खैर, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने अपना दर्द रख दिया है, थोड़ा सा पर्सनल हो गया हूं मैं। बाकी आप अपनी राय रखने के लिए फ्री हैं। ये सेशन मैंने आज रविवार वार्ता की तर्ज पर आपके साथ में किया है। इसमें कोई न्यूज नहीं, कोई साइड नहीं, कुछ नहीं, बस